Now we'll see the proof of correctness of our greedy algorithm. So let's start with a set of n items, 1, 2, 3 up to n. आप एक assumption लेते हैं कि items are sorted by per pound और per weight value. So इन values को हम P1, P2 up to Pn कह लेते हैं for each item. Let's assume कि आपका जो greedy solution है उसको आप g कह लेते हैं एंड दिस इज x1 x2 अप टू xn. अब ये जो x1 x2 अप टू xn है ये सारी फ्रैक्शंस हैं जो आप आइटम्स की ऐड कर रहे हैं अपने नैपसैक में. लेकिन जो हमारा ग्रिडी सॉल्यूशन है वो क्या करता है, वो शुरू में पूरे आइटम्स उठा रहा होता है. सो ये जो xi वैल्यूज हैं शुरू में ये 1 होंगी कुछ आइटम्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक. फिर कोई एक वैल्यू होगी जो फ्रैक्शन होगी और उससे आगे वाली ये सारी वैल्यूज 0 होंगी जैसे हमने ये एग्जाम्पल के अंदर देखा था. सो x1 इज़ 1, x2 इज़ 1, x3 इज़ 1, x4 की फ्रैक्शन ली है आपने 3/5 और x5 इज़ 0. सो इसके अलावा भी आपके पास कोई आइटम्स होते तो फिर आगे ये 0 ही होता क्योंकि कैपेसिटी आपकी एग्जॉस्ट हो गई थी नैपसैक की. सो ग्रीडी सॉल्यूशन तो आपका इस फॉर्म का है. अब आप अज्यूम करें कि आपकी इस प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है O y1 y2 अप टू yn. अब ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रीडी सॉल्यूशन जैसा हो. सो इसमें ये जो फ्रैक्शंस हैं y1 y2 अप टू yn इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के दरमियान. इसके अलावा एक और आप इसमें ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि आप जब अपनी ग्रिडी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी बैग को फिल कर रहे होते हैं तो आप कंप्लीट कैपेसिटी को एग्जॉस्ट करते हैं. सो जितनी आपकी कैपेसिटी के है आप उतनी उसमें आइटम्स ऐड करते हैं. सो एक्स आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आई. एक्स आई इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आइटम आई एंड डब्ल्यू आई इज़ द वेट ऑफ आइटम आई. सो इन सब का समेशन के इक्वल होगा. इसी तरह जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो भी आपका नैपसैक कंप्लीटली फिल करेगा. तो वाई आई विच इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आइटम आई इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड डब्ल्यू आई इज़ द वेट ऑफ आइटम आई. इसका भी समेशन के इक्वल होगा. जो आपका ग्रिडी सॉल्यूशन है उसके बारे में तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू पर पाउंड क्योंकि वो आपने कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया है. जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसके बारे में भी आप ये अजम्पशन ले सकते हैं क्योंकि अगर वो उस तरह से सॉर्टेड नहीं भी है तो वंस यू हैव योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वैल्यू पर पाउंड हर आइटम के लिए अवेलेबल है. सो बोथ ग्रिडी सॉल्यूशन G and the optimal solution O are sorted in the decreasing order of value per pound. अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे जी और ओ को और इसमें से पहला आइटम ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पे इन दोनों की जो एक्स आई वाई आई डिफर कर रहे हो. हम उस आइटम को लेट्स कॉल दैट आइटम आई. सो आई इज द फर्स्ट आइटम जिसमें ये दोनों की फ्रैक्शन डिफरेंट आ रही है. अब हमें ये भी पता है कि जो आपका ग्रिडी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो एक्स आई होगी वैल्यू फॉर द आइटम आई that would be greater than the yi value of the optimal solution. क्योंकि ग्रेडी सॉल्यूशन आप कंस्ट्रक्ट इस तरह से करते हैं कि वो हमेशा कोशिश करता है कि पूरे की पूरी अमाउंट कंसीडर कर ले आइटम आई की, जबकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते. सो एक्स आई फ्रैक्शन वुड बी ग्रेटर देन वाई आई फ्रैक्शन. इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स आई माइनस वाई आई एंड लेट्स कॉल इट एक्स. ये जो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट. जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने वो प्रूफ 2 पार्ट्स में किया था प्रूफ ऑफ करेक्टनेस. आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट. ओके, सो वी हैव अ ग्रिडी सोल्यूशन G, ऑप्टिमल सोल्यूशन O और हमने उन दोनों को सॉर्ट किया हुआ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू वैल्यू बाय वेट. अब हम एक नया सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे O प्राइम फ्रॉम आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब आइडिया ये है कि हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मॉडिफाई करते जाएंगे और इसको हमारे जो ग्रिडी सॉल्यूशन G है उसके जैसा बनाएंगे और एट द एंड प्रूव करेंगे कि जो हमारा ग्रिडी सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है. सो फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे,
एक नया सोल्यूशन ओ प्राइम हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द ऑप्टिमल सोल्यूशन ओ। हमने ith आइटम ढूंढ लिया है लास्ट स्लाइड पे जो हमने देखा था, ith आइटम जहाँ पे एक्स आई और वाई आई की वैल्यूज डिफरेंट हैं। सो अब ये जो हमने ओ प्राइम कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें जो ith आइटम से छोटी वैल्यूज हैं उनमें हम y1 y2 y3 अप टू yi, यानी आई से ith आइटम से जो छोटी वैल्यूज है वो एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे ग्रिडी सोल्यूशन जैसी हैं। सो अब जो ith आइटम है वो हमारे ग्रिडी सोल्यूशन से डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम yi की जगह पे xi रख देंगे। xi फ्रैक्शन आ रही है हमारे ग्रिडी सोल्यूशन से। अच्छा, अब हमने रिमेनिंग आइटम्स के लिए देखना है कि i+1 से लेके n तक जो आइटम्स हैं। अब ओ प्राइम में आपने ith आइटम में xi प्लेस किया है। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि xi की वैल्यू yi से बड़ी है, तो जब आप एक बड़ी वैल्यू वहाँ पे रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा वेट कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपका जो सोल्यूशन जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका जो टोटल वेट है वो आपकी नैपसैक की कैपेसिटी से इंक्रीज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वाई आई और एक्स आई का डिफरेंस पता है जिसको हम एक्स कह चुके हैं पहले। तो हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग आइटम्स हैं ith आइटम के बाद वाले i+1 से लेके n वाले, इसमें से जो हमने एक्स्ट्रा वेट ith पोजीशन पे ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो द एक्स्ट्रा वेट दैट यू एडेड एट द ith पोजीशन, you will subtract that extra weight from the remaining items, that is i+1 to n. सो एक्स्ट्रा वेट सब्ट्रैक्ट करने से हमने नैपसैक की कैपेसिटी वाला कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई कर लिया है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब हमने एक बड़ी वैल्यू रखी है अपने सोल्यूशन में तो जो प्रॉफिट है या वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। सो आपने जब वाई आई की जगह पे एक्स आई रखा है तो ये ith पोजीशन थी, ठीक है, और वेट आपने कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, आई से अगली वाली पोजीशंस पे, i+1 से लेके n तक वाली पोजीशंस पे। तो इसका मतलब है कि आपने एक ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम की अब ज़्यादा अमाउंट कंसीडर कर ली है जो कि ith पोजीशन पे था, क्योंकि ये आपके पास दोनों लिस्ट्स सॉर्टेड हैं बाय वैल्यू पर पाउंड। सो आपने एक ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट का आपने ज़्यादा वेट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू या टोटल प्रॉफिट है वो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कम तो नहीं हो सकता क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट का ज़्यादा वेट कंसीडर कर लिया है। सो या तो आपका जो न्यू सॉल्यूशन ओ प्राइम है इसकी टोटल वैल्यू या प्रॉफिट आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन ओ से ज़्यादा हो जाएगा या फिर हो सकता है उसके इक्वल हो, कम नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि क्या ज़्यादा हो सकता है। अब जो ओ सॉल्यूशन है वो तो ऑप्टिमल है, इसका मतलब है कि वो तो ऑलरेडी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ओ प्राइम की वैल्यू उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। दैट मीन्स ओ एंड ओ प्राइम मस्ट बी इक्वल। अब इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, वेट्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ओ प्राइम भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो ये तो आपने ith पोजीशन पे ये सारे स्टेप्स किए थे और ओ प्राइम कंस्ट्रक्ट किया था और ओ प्राइम ऑप्टिमल है। अब आप इससे अगली पोजीशंस के ऊपर भी चेक करते जाएंगे, ओ और जी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वहाँ से आप उन आइटम्स को रिप्लेस करते जाएंगे और यही और इसी आर्ग्यूमेंट के साथ आप ये प्रूव करते जाएंगे कि आपका जो नया कंस्ट्रक्टेड सोल्यूशन है दैट इज़ ऑप्टिमल। इस तरह इवेंचुअली यू कैन कन्वर्ट ओ इनटू जी और देयरफॉर जी इज़ आल्सो ऑप्टिमल। अब हम देखते हैं कि जो हमने 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम पहले स्टडी की थी उसके लिए हम ये ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को आप ग्रीडी स्ट्रेटजी से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, ए बी सी आर द आइटम्स, आपके पास इनके वेट्स भी गिवन हैं और आपके पास इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है। आप वैल्यू पर पाउंड भी निकाल सकते हैं, ए के लिए 100 है, बी के लिए 95 है और सी के लिए 90 है। अगर आप इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देखें, अब ये 0-1 नैपसैक है तो आप पूरा का पूरा आइटम या तो ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे। सो कैपेसिटी इज़ 4, तो आप आइटम बी और सी अगर ऐड कर लें तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन अगर हम इसके ऊपर अपनी ग्रिडी स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो वो क्या करेगा कि लार्जेस्ट वैल्यू पर पाउंड आइटम को पहले ऐड कर देगा विच इज़ ए। तो आप ए सबसे पहले ऐड करेंगे जिसकी वेट कितना है 3 पाउंड्स। तो अब आपकी कैपेसिटी कितनी रह गई पीछे 1 पाउंड। अब आप इसमें ना बी ऐड कर सकते हैं ना ही आप सी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रिडी सोल्यूशन से ग्रिडी स्ट्रेटजी से आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन हम तो पहले देख चुके हैं कि ये जो ग्रिडी स्ट्रेटजी है ये करेक्ट है। लेकिन ये ग्रिडी स्ट्रेटजी करेक्ट थी सिर्फ फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए। 0-1 नैपसैक के लिए ये ग्रिडी स्ट्रेटजी करेक्ट नहीं है। सो एक ग्रिडी स्ट्रेटजी जो एक प्रॉब्लम के लिए करेक्ट है, हम प्रूव भी कर चुके हैं करेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी करेक्ट हो। सो जिस प्रॉब्लम के लिए वो ग्रिडी स्ट्रेटजी करेक्ट होगी उसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस भी सिर्फ उसी के ऊपर चलेगा। और जिस प्रॉब्लम के लिए वो ग्रिडी स्ट्रेटजी करेक्ट नहीं है उसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस वहाँ पे फेल हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपका ग्रिडी स्ट्रेटजी का प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है 0-1 नैपसैक के ऊपर अगर आप अप्लाई करें, आपको ये तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये करेक्ट सोल्यूशन सोल्यूशन आपको नहीं देगा। लेकिन आपका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस किस पॉइंट पे फेल होगा, ये आपने खुद इसमें से स्टडी करना है। और जब हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा, मीटिंग होगी, तो यू गाइस हैव टू आंसर दिस।